नमस्कार। और इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारत में हेल्थ केयर से जुड़े एक बहुत ही अहम सवाल पर गहराई से बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा हर भारतीय के लिए एक हकीकत बन सकती है? बिल्कुल, ये सवाल आज बहुत मौजू है। हाँ, और हमारे पास डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, जो नारायण हेल्थ के संस्थापक हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज और लेखों से मिली जानकारी है। डॉक्टर शेट्टी को तो भारत में कम लागत पर अच्छी हेल्थ केयर देने में एक पायोनियर माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, उनका काम काफी प्रभावशाली रहा है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें और समझें कि भारत कैसे हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना सकता है। और डॉक्टर शेट्टी का एक बड़ा दावा भी है कि भारत दुनिया का पहला देश बन सकता है जो हेल्थ केयर को वेल्थ से अमीरी से अलग कर देगा। और वो कहते हैं कि ये अगले 5 से 7 साल में हो सकता है। 5 से 7 साल, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ है तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में सस्ती हेल्थ केयर की जरूरत इतनी ज्यादा है क्यों? डॉक्टर शेट्टी अपना एक अनुभव बताते हैं जो काफी मार्मिक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो बताते हैं कि जब वो किसी माँ को बताते हैं कि बच्चे के दिल के ऑपरेशन का खर्च मान लीजिए $800 आएगा, तो माँ का पहला सवाल इलाज के बारे में नहीं होता। वो खर्चे के बारे में पूछती हैं। हाँ, वो पूछती हैं कितना खर्चा आएगा। अक्सर उनके पास पैसे होते ही नहीं, और फिर वो पैसा उस बच्चे की जिंदगी का दाम बन जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है। भारतीयों में जेनेटिकली ही दिल के दौरे का खतरा यूरोपियनों से 3 गुना ज्यादा होता है, और वो भी कम उम्र में। कम उम्र में? कितना कम? डॉक्टर शेट्टी बताते हैं कि इंग्लैंड में जब वो काम करते थे तो उनके मरीजों की औसत उम्र करीब 65 साल होती थी। लेकिन भारत में यहाँ ये सिर्फ 45। हाँ, और भारत में हर साल करीब 20 लाख हार्ट ऑपरेशन की जरूरत होती है। 20 लाख? हाँ, लेकिन असल में होते कितने? सिर्फ 1,20,000 के आसपास। 1,20,000 जरूरत का सिर्फ 6%। बिल्कुल। तो बाकी के जो करीब 19 लाख लोग हैं, उनका क्या होता है? वो धीरे धीरे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। 19 लाख लोग हर साल? हाँ, और इसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च बहुत कम है। जीडीपी का सिर्फ 1.1 से लेके 1.5%। ये कई सब सहारा अफ्रीकी देशों से बस थोड़ा ही बेहतर है। और ये सिर्फ दिल की बीमारियों की बात नहीं है। अच्छा, और किन चीजों में कमी है? सामान्य सर्जरी की भी भारी कमी है। जो रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, अनुमान है कि भारत को सालाना करीब 7 करोड़ सर्जरी की जरूरत है। 7 करोड़? हाँ। और होती कितनी है? होती है सिर्फ 2 करोड़। ओह, जरूरत का 1/3 से भी कम। हाँ, गैप बहुत बड़ा है। और यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है जो डॉक्टर शेट्टी बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया भर में हर साल 17 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सेफ सर्जरी नहीं मिल पाती। 1,70,00,000? हाँ, और ये आंकड़ा मलेरिया, टीबी और HIV से मिलाकर मरने वालों की संख्या जो करीब 30 लाख है, उससे कहीं ज्यादा है। ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर इन्फेक्शियस बीमारियों पर फोकस करते हैं, पर सर्जरी की कमी इतनी जाने ले रही है। बिल्कुल। और हम यहाँ कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन या हार्ट सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिक सर्जरी की, जैसे सिजेरियन डिलीवरी, फटा हुआ अपेंडिक्स या टूटी हुई हड्डी का ऑपरेशन। इन तक पहुंच न होने से मौतें हो रही हैं। ये तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हाँ, तो सवाल उठता है कि इस विशाल चुनौती का समाधान क्या है? डॉक्टर शेट्टी का जो मॉडल है वो किफायती दाम पर गुणवत्ता यानी अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, उनका मानना है कि ज्यादा वॉल्यूम में काम करने से, ज्यादा ऑपरेशन करने से न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि डॉक्टरों का अनुभव बढ़ता है, उनकी स्किल बेहतर होती है और नतीजे भी सुधरते हैं। अच्छा, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला फंडा है? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे उनका नारायण हेल्थ ग्रुप है, वो भारत में जितनी हार्ट सर्जरी होती है उसका करीब 16% अकेले करते हैं। 16%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और लागत कम करने के लिए उन्होंने कई नए तरीके भी अपनाए, बहुत इनोवेटिव तरीके। जैसे? कोई उदाहरण है? बिल्कुल, जैसे मैसूर में उन्होंने सिर्फ $6 मिलियन में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल बना दिया। सिर्फ $6 मिलियन में? हाँ। 300 बेड का हॉस्पिटल? हाँ। ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, ये सामान्य लागत का सिर्फ 20% है, और ये उन्होंने L&T के साथ मिलकर सिर्फ 6 महीने में कर दिखाया। 6 महीने में? कमाल है। ये वाकई बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा दिखाता है। सही कहा। लागत को कंट्रोल करने में मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ होगा उनके मॉडल में। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बहुत अहम है।
वो रोजाना मतलब डेली बेसिस पे अपने सभी अस्पतालों का रेवेन्यू, खर्च और मुनाफा, जिसे एबिटा मार्जिन कहते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। रोजाना? हाँ, रोजाना। उनका कहना है कि महीने के आखिर में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने जैसा है। तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, मतलब देर हो चुकी होती है। हाँ, लेकिन रोज का विश्लेषण एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। उससे तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ लागत बढ़ रही है, कहाँ लीकेज है, और उसे फौरन ठीक किया जा सकता है। ये तो बहुत बारीकी से मैनेजमेंट हुआ। इसके लिए कोई खास सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो? हाँ, उन्होंने एक एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम Oracle ERP का क्लाउड बेस्ड वर्जन अपनाया है। उनके सभी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स और डॉक्टरों को रोज दोपहर 12 बजे तक पिछले दिन के सारे फाइनेंशियल आंकड़े SMS पर मिल जाते हैं। SMS पर? वाह। इसी बारीकी और एफिशिएंसी की वजह से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी उनके मॉडल पर केस स्टडी बनाई है। अच्छा, हार्वर्ड ने भी स्टडी किया इसे। जाहिर है कुछ तो खास बात है। ठीक है, तो लागत कम करना एक पहलू हुआ। दूसरा अहम पहलू है स्वास्थ्य बीमा। क्या ये एक बड़ा समाधान हो सकता है? डॉक्टर शेट्टी तो मानते हैं कि एक बहुत बड़ा समाधान है, शायद सबसे बड़ा। वो यशस्विनी योजना का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो कर्नाटक वाली योजना है ना? हाँ, जो उन्होंने करीब एक दशक पहले कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर शुरू की थी। उसमें 17 लाख किसानों ने सिर्फ 5 रुपए प्रति माह का प्रीमियम दिया था। सिर्फ 5 रुपए महीना? हाँ, सिर्फ 5 रुपए। और सरकार गारंटर बनी थी। 10 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा किसानों की सर्जरी हुई उस योजना के तहत, जिसमें 60,000 तो हार्ट ऑपरेशन थे। 60,000 हार्ट ऑपरेशन 5 रुपए महीने के प्रीमियम पर? ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो वॉल्यूम की ताकत है। जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और प्रीमियम कम रखा जा सकता है। इसी तर्ज पर वो सुझाव देते हैं कि भारत में करीब 85 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। अगर हर यूजर से महीने के सिर्फ 10 रुपए लिए जाएं। 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। तो सोचिए कितना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस फंड बन सकता है। जैसा वो कहते हैं, गरीब लोग अकेले कमजोर होते हैं, लेकिन साथ में बहुत मजबूत। ये बात तो सही है, लेकिन एक सवाल और उठता है। क्या टैक्स के पैसे से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देना संभव नहीं है, जैसा कुछ स्कैंडिनेवियन देशों या यूके में होता है? डॉक्टर शेट्टी के विश्लेषण के मुताबिक भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए ये मॉडल शायद प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? देखिए, जिन देशों ने ऐसा किया है उनमें 3 बातें कॉमन हैं। पहली, वो छोटे देश है, आबादी कम है। दूसरी, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, 25 से 45% तक। भारत का कितना है? मुश्किल से 11.5%। हाँ, ये तो बड़ा अंतर है। और तीसरी बात, वो देश हेल्थ पर अपनी जीडीपी का 10% से ज्यादा खर्च करते हैं। भारत कितना करता है? मुश्किल से 1.5%। तो इतने कम टैक्स कलेक्शन और कम सरकारी खर्च के साथ सबके लिए मुफ्त इलाज देना, खासकर क्वालिटी इलाज, बहुत मुश्किल है। इसलिए उनका मानना है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस ही भारत के लिए ज्यादा यथार्थवादी रास्ता है। समझ गया। पर भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक बड़ी समस्या बताई जाती है, भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। डॉक्टर शेट्टी कहते हैं कि इस सेक्टर में 3 मेन प्लेयर्स हैं: अस्पताल, बीमा कंपनियां और मरीज। और स्थिति ये है कि अस्पताल बीमा कंपनियों पर भरोसा नहीं करते, सोचते हैं कि वो पेमेंट रोक लेंगी या कम देंगी। बीमा कंपनियां अस्पतालों पर भरोसा नहीं करती, उन्हें लगता है कि अस्पताल बेवजह के टेस्ट और प्रोसीजर करके बिल बढ़ाते हैं। और मरीज? और मरीज इन दोनों पर ही भरोसा नहीं करता, उसे लगता है कि दोनों मिलकर उसे लूट रहे हैं। इस अविश्वास के माहौल में ये सेक्टर कैसे पनपेगा? बात तो सही है। तो इस भरोसे की कमी का क्या इलाज है? डॉक्टर शेट्टी इसका कोई हल सुझाते हैं? हाँ, और उनका सुझाव काफी कह सकते क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि अस्पताल खुद बीमा प्रदाता बने, हॉस्पिटल एज पे मॉडल। अस्पताल खुद बीमा दें, ये कैसे काम करेगा? सोचिए, अभी क्या होता है, डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन की सलाह देता है। मरीज के मन में शक आ सकता है, क्या ये वाकई जरूरी है या डॉक्टर या अस्पताल सिर्फ पैसे बनाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, ये शक तो रहता है कई बार। लेकिन अगर अस्पताल ही बीमा कंपनी भी हो तो ऑपरेशन का बिल कौन भरेगा? अस्पताल खुद। अच्छा, तो मतलब अस्पताल का अपना पैसा दांव पर होगा? बिल्कुल। ऐसे में जब डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देगा तो मरीज को ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि अस्पताल बेवजह का खर्चा क्यों करेगा जब उसे खुद ही भरना है। इससे हितों का टकराव, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प आइडिया है। क्या ये प्रैक्टिकल है?
क्या रेगुलेटर इसकी इजाजत देंगे? डॉक्टर शेट्टी बताते हैं कि उन्हें IRDA, जो भारत की बीमा रेगुलेटर है, उससे ऐसा करने का लाइसेंस सिर्फ 4 महीने में मिल गया, जबकि इसमें आमतौर पर 2 साल तक लग जाते हैं। सिर्फ 4 महीने में? हाँ, वो इसे न्यू इंडिया की तेज रफ्तार का संकेत मानते हैं और उनका अनुमान है कि भारत के करीब 30 करोड़ परिवारों में से टॉप की 20 करोड़ परिवार शायद बीमा खरीदने में सक्षम है, खासकर अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इसे जरूरी कर दें। 20 करोड़ परिवार? हाँ, अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर मार्केट बन सकता है। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी सुधरेगी और लागत भी कम होगी। ठीक है, ये बीमा वाला एंगल काफी अहम लग रहा है। अब जरा टेक्नोलॉजी पर वापस आते हैं। आपने पहले सॉफ्टवेयर और EMR का जिक्र किया था। हाँ, टेक्नोलॉजी दूसरा बहुत बड़ा पिलर है उनके विजन का। डॉक्टर शेट्टी एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी मेडिकल एरर यानी इलाज में होने वाली गलतियां मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण? हाँ, और इसे कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स यानी EMR सिस्टम बहुत जरूरी है। EMR मतलब मरीज की सारी मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, सब कुछ एक जगह डिजिटल फॉर्मेट में। हाँ, ये तो जरूरी लगता है ताकि डॉक्टर के पास पूरी जानकारी हो। लेकिन क्या मौजूदा EMR सिस्टम काफी हैं? डॉक्टर शेट्टी का मानना है कि नहीं। अमेरिका और यूरोप में जो ज्यादातर EMR सिस्टम है वो पुराने हो चुके हैं। वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए बने थे, जबकि आजकल डॉक्टर और नर्स मोबाइल डिवाइस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो चलते फिरते एक्सेस चाहते हैं। हाँ, बात तो सही है। इसी कमी को देखते हुए नारायण हेल्थ ने खुद अपना एडवांस मोबाइल फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इस पर उन्होंने 500-600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 500-600 करोड़? ये तो बहुत बड़ा निवेश है सॉफ्टवेयर पर। हाँ, क्योंकि वो मानते हैं कि ये भविष्य है। उनका प्लेटफॉर्म ज्यादा स्मार्ट है, यूजर फ्रेंडली है और मोबाइल पर अच्छे से काम करता है। और अच्छी बात यह है कि वो इसे साईं बाबा अस्पताल जैसे चैरिटेबल अस्पतालों को मुफ्त में भी दे रहे हैं। मुफ्त में? क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया के 80% अस्पतालों के पास इतने महंगे EMR सिस्टम खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। वो एक बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर शायद कोई अस्पताल चेन ना हो, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो जिसके नेटवर्क में कुछ अस्पताल जुड़े हों। मतलब हेल्थ केयर का उबर या एयरबीएनबी जैसा मॉडल? हाँ, कुछ वैसा ही। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो सर्विस प्रोवाइडर्स और यूजर्स को जोड़ें। और क्या ये सॉफ्टवेयर भारत में बन सकता है, दुनिया के लिए? बिल्कुल, भारत के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। डॉक्टर शेट्टी मजाक में कहते हैं कि अमेरिका में डॉक्टर आज भी पेजर इस्तेमाल करते हैं। पेजर? वो तो म्यूजियम में मिलते हैं अब। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका में डेस्कटॉप कंप्यूटर को पहियों वाली ट्रॉली पर रखकर घुमाने को मोबाइल प्लेटफॉर्म कह देते हैं, जबकि नारायण हेल्थ में वो iPad बेस्ड सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। नर्सों की ट्रेनिंग के लिए महंगे सिमुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मुश्किल हालात के लिए तैयार हों। टेक्नोलॉजी वाकई गेम चेंजर हो सकती है। टेक्नोलॉजी के अलावा एक और बहुत जरूरी पहलू है लोग, वर्कफोर्स, मानव संसाधन। निश्चित रूप से हेल्थ केयर सेक्टर रोजगार पैदा करने के मामले में एक छुपा हुआ खजाना है। एक अनुमान है कि IT सेक्टर में अगर आप करीब 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं तो उससे 7 से 10 नौकरियां बनती हैं। ठीक है। लेकिन हेल्थ केयर में उतने ही टर्नओवर पर करीब 250 लोगों को रोजगार मिलता है। 250 लोग? IT में 10 और हेल्थ केयर में 250? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और इनमें से ज्यादातर नौकरियां कम कुशल या अकुशल लोगों के लिए होती हैं, जिन्हें आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सेक्टर का विस्तार बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। बिल्कुल, और इसका सामाजिक असर भी बहुत गहरा हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कैसे? डॉक्टर शेट्टी इस पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब एक महिला कमाती है तो वो लगभग सारा पैसा अपने परिवार पर, बच्चों की शिक्षा और सेहत पर खर्च करती है। इससे न सिर्फ वो महिला सशक्त होती है, बल्कि बच्चे अनुशासित होते हैं और आगे चलकर वो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वो बताते हैं कि एक समय पर नारायण हेल्थ के 90% कर्मचारी महिलाएं थीं। 90%? ये तो कमाल का आंकड़ा है। महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण। हाँ, लेकिन क्या हमारे पास इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर और नर्स हैं? ये तो हमेशा एक चिंता का विषय रहता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 7 सालों में सरकार ने मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट सीटें काफी बढ़ाई हैं।
55,000 से करीब 1,18,000 कर दिए। ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है। पर डॉक्टर शेट्टी का सुझाव है कि इसे और आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देश में करीब 700 मेडिकल कॉलेज हैं। अगर हर कॉलेज में सिर्फ 100 सीटें और बढ़ा दी जाएं, तो हर साल 70,000 एक्स्ट्रा डॉक्टर तैयार हो सकते हैं। और इसके लिए बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बुनियादी ढांचा तो पहले से है। ये कॉलेज पास के सरकारी अस्पतालों को क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 70,000 एक्स्ट्रा डॉक्टर हर साल, ये तो बड़ा नंबर है। लेकिन फैकल्टी, पढ़ाने वाले प्रोफेसर कहाँ से आएंगे? ये तो हमेशा कमी रहती है। हाँ, ये एक जायज सवाल है और डॉक्टर शेट्टी इसका भी एक लीक से हटकर समाधान सुझाते हैं। वो कहते हैं कि फैकल्टी की परिभाषा बदलने की जरूरत है। परिभाषा बदलने की मतलब? वो बताते हैं कि मौजूदा नियमों के हिसाब से देश के टॉप सर्जन जैसे डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर रमाकांत पांडा या खुद डॉक्टर शेट्टी, ये लोग मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा ही नहीं सकते। क्या? क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि उन्होंने कभी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में फुल टाइम एकेडमिक पद पर काम नहीं किया। उनके पास वो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है जो नियमों के हिसाब से चाहिए। ये तो अजीब बात है। मतलब देश के बेस्ट प्रैक्टिशनर पढ़ा नहीं सकते? हाँ, तो डॉक्टर शेट्टी का तर्क है कि अगर आप बेस्ट लोगों को ही पढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे, तो फैकल्टी की कमी तो महसूस होगी ही। परिभाषा बदलिए, प्रैक्टिकल अनुभव को मान्यता दीजिए, तो योग्य शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। ये तो सोचने वाली बात है। नियमों को शायद प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। डॉक्टरों के अलावा सरकारी अस्पतालों की भी बात होती है। उनकी क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर शेट्टी सरकारी अस्पतालों को सोता हुआ विशाल यानी स्लीपिंग जायंट कहते हैं। देश में करीब 7.5 लाख बेड सरकारी अस्पतालों में है। 7.5 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये अस्पताल अच्छी लोकेशंस पर हैं, इनके पास जमीन है, संसाधन है, लेकिन अक्सर इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, ये बात तो सुनने में आती है। तो सुझाव ये है कि इन्हें बड़े पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदला जाए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के तहत, जैसे इंग्लैंड के NHS में होता है। आपको पता है NHS को काफी हद तक कौन चलाता है? कौन? भारतीय डॉक्टर, जो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर काम करते हैं। अगर हम इंग्लैंड का सिस्टम चला सकते हैं, तो अपने देश का क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इन सरकारी अस्पतालों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए? डॉक्टर शेट्टी एक बहुत ही सरल सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को हर सरकारी अस्पताल से सिर्फ एक डेटा मांगना चाहिए। महीने में कितनी सर्जरी की गई? सिर्फ सर्जरी का नंबर? क्यों? उनका लॉजिक ये है कि सर्जरी एक अस्पताल की सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। अगर सर्जरी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि OPD भी चल रही होगी, ब्लड बैंक काम कर रहा होगा, लैब ठीक होगी, नर्सिंग स्टाफ एक्टिव होगा, क्योंकि सर्जरी बिना इन सब के सपोर्ट के हो ही नहीं सकती। तो सर्जरी का नंबर एक अच्छा इंडिकेटर है ओवरऑल फंक्शनिंग का। अच्छा, मतलब एक आंकड़े से पूरी तस्वीर मिल सकती है। हाँ, और दूसरा सुझाव ये है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जो पैसा आता है, उसका एक हिस्सा सीधे उन स्टाफ को इंसेंटिव के तौर पर दिया जाए जो सर्जरी करते हैं। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, जब स्टाफ को सीधा इंसेंटिव मिलेगा, तो वो ज्यादा काम करने और क्वालिटी सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। इंसेंटिव वाला आइडिया काम कर सकता है। अब नर्सों की बात करते हैं। उनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या सुझाव हैं? नर्सों की ट्रेनिंग पर भी वो बहुत जोर देते हैं। सुझाव ये है कि हर 100 बेड वाले अस्पताल को अपना नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाए। इससे देश में हर साल लाखों ट्रेन्ड नर्सें तैयार हो सकती हैं। हर 100 बेड पर एक नर्सिंग कॉलेज? हाँ, और सबसे जरूरी बात, ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम में न हो। नर्सों को असली अस्पताल के माहौल में मरीजों के साथ काम करते हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे पायलट को असली हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग मिलती है, वैसे ही नर्स को अस्पताल में काम करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आप क्लासरूम में लेक्चर देकर तैराकी नहीं सिखा सकते, पानी में उतरना ही पड़ता है। बात तो सही है, प्रैक्टिकल स्किल ज्यादा जरूरी है। हाँ, उनका कहना है कि अभी जो 4 साल की BSc नर्सिंग डिग्री है, उसके बाद भी शायद नर्स आत्मविश्वास से ब्लड प्रेशर न ले पाए, जबकि उसे पहले दिन से मरीजों के साथ काम करने का अनुभव मिलना चाहिए। इसमें अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग हो सकती है, ANM, GNM, BSc नर्सिंग। ठीक है, तो हमने भारत की जरूरतें समझी, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, बीमा, टेक्नोलॉजी। क्या इसका कोई ग्लोबल एंगल भी है? दुनिया के लिए भारत क्या कर सकता है? नहीं है।
वी शुड बी द प्रोडक्शन हाउस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए प्रोडक्शन हाउस? हाँ, वो कहते हैं कि देखो, अमेरिकी डॉक्टर इंग्लैंड में काम नहीं करना चाहेगा, अंग्रेज डॉक्टर अमेरिका में नहीं आना चाहेगा, लेकिन भारतीय डॉक्टर और नर्स दुनिया में कहीं भी जाकर काम करने को तैयार हैं। उनका लक्ष्य है कि भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विदेशों में काम करके भारत में सालाना $100 बिलियन का रेमिटेंस भेजें। $100 बिलियन? ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। हाँ, और इसका महत्व सिर्फ रकम में नहीं है। ये पैसा सीधे छोटे शहरों और गांवों में गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी बदलेगा। जब कोई बड़ी कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका बड़ा हिस्सा कुछ शेयर होल्डर्स के पास जाता है, लेकिन ये रेमिटेंस लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सीधे सुधारेगा। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, उन्होंने केमन आइलैंड्स में अपने अस्पताल का उदाहरण दिया। वहाँ बैंगलोर से पढ़कर गई भारतीय नर्सें हैं जिनकी उम्र सिर्फ 23-24 साल है और वो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा घर भेज रही हैं। सोचिए उस परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा। 1 लाख रुपए महीना जी 23-24 साल की उम्र में, ये तो वाकई जिंदगी बदलने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या विदेशों में भारतीय डॉक्टरों की क्वालिटी को लेकर कोई सवाल उठते हैं? इसके बिल्कुल विपरीत। डॉक्टर शेट्टी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का हवाला देते हैं। उस स्टडी में पाया गया कि अमेरिका में जिन मरीजों का इलाज भारतीय डॉक्टरों ने किया, वो उन मरीजों की तुलना में औसतन ज्यादा समय तक जीवित रहे जिनका इलाज अमेरिकी डॉक्टरों ने किया था। सच में? जी, भारतीय डॉक्टरों के मरीज ज्यादा जिए? हाँ, ये स्टडी दिखाती है कि भारतीय डॉक्टरों की ट्रेनिंग और क्षमता किसी से कम नहीं है। भारत के पास दुनिया का मरहम लगाने वाला यानी हीलर ऑफ द वर्ल्ड बनने की पूरी क्षमता है। ये सब सुनने में बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन साथ ही बहुत महत्वाकांक्षी भी लगता है। क्या ये सब वाकई अगले 5-7 सालों में हो सकता है, हेल्थ केयर को अमीरी से अलग करना? देखिए, डॉक्टर शेट्टी खुद तो बहुत आशावादी है। उनका मानना है कि अब भारत में बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। वो इसे न्यू इंडिया कहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत ये लक्ष्य हासिल कर सकता है। वो कहते हैं कि हम दशकों से सुनते आ रहे थे कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द फ्यूचर। अब वो कहते हैं द फ्यूचर इज नॉकिंग एट द डोर। द फ्यूचर इज नॉकिंग एट द डोर। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर देवी शेट्टी के विचारों के मुताबिक भारत में हेल्थ केयर क्रांति संभव है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। सही कहा। लागत घटानी होगी, बड़े पैमाने पर काम करके टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करना होगा, खासकर मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स का। हाँ, एक भरोसे पर आधारित व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल लाना होगा जिसमें शायद अस्पताल खुद बीमा दे। ये वाला आइडिया काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। फिर बड़ी संख्या में कुशल डॉक्टर और नर्स तैयार करने होंगे, जिसके लिए नियमों में बदलाव और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर देना होगा। हाँ, वर्कफोर्स बहुत जरूरी है। और आखिर में हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सोते हुए विशाल हैं, उनकी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करना होगा, उन्हें प्रोडक्टिव बनाना होगा। बिल्कुल, इन सब चीजों को एक साथ लाना होगा। और ये सिर्फ हेल्थ केयर का मामला नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, इसका सीधा असर देश के आर्थिक विकास पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा, खासकर महिलाओं के रोजगार पर, और सामाजिक समानता पर भी पड़ेगा। सही कहा। भारत के पास वाकई एक मौका है कि वो न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि दुनिया के लिए हेल्थ केयर का एक नया, सस्ता और बेहतर मॉडल पेश करे, हीलर ऑफ द वर्ल्ड बनने का। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। आज की बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। डॉक्टर शेट्टी का ये जो सुझाव है कि अस्पताल खुद बीमा प्रदाता बने, क्या ये वाकई मरीजों का भरोसा जीतने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर इसमें एक नया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लागत बचाने के चक्कर में अस्पताल जरूरी इलाज में ही कटौती करने लगे? ये एक वैलिड सवाल है, इस पर और सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप आगे विचार कर सकते हैं। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।